अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, आज बड़ा एक अहम इजलास हुआ पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का, और हालिया हफ्तों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं अफगानिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की जो खारिजा पॉलिसी है उसकी न सिर्फ वजाहत की गई है बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने रखा है। पाकिस्तान का जो ख़ास तौर पे खारजा पॉलिसी बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के हवाले से है और अमेरिका के साथ ताल्लुकात के पे मबनी जो दस्तावेज़ात का जो माजी में जिक्र किया उन्होंने, वो तफसीलात भी आज हम आपके सामने रखेंगे, जिसका प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जिक्र किया। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पुलवामा जैसा एक और ड्रामा भारत रचाने की कोशिश कर रहा है। आपने पिछले दिनों में देखा था कि ड्रोन हमले का और बिपिन रावत की और दीगर्स की जो स्टेटमेंट्स थी उसको भी ज़ेरे बहस लाएंगे, उस पर भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे। और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान से एक मरतबा फिर दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग की गई है और पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चाइनीज़ जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ उनका एक इंटरेक्शन हुआ, गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ रखा कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत देरीना है, चीन के साथ हम ताल्लुकात को अपने जदीद खतूत पर इस्तवार करेंगे, किसी मुल्क के कहने पर चाइना के साथ अपने ताल्लुकात नहीं बिगाड़ेंगे। उन्होंने कहा मैंने गवादर भी जाना है, वहाँ पे जाके मंसूबों को भी बड़े गौर से देखना है। और उसके साथ साथ उन्होंने सदर शी जिनपिंग को भी मुबारकबाद दी है। और आपको जैसा कि मालूम है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से जिनकी तकरीब आज हुई थी, आज मौज़ूआत बहुत सारे मौज़ूआत हैं, कोशिश करेंगे मैं ज़्यादा तमहीद नहीं बांधूंगा, अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा, उसके बाद हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बाकायदा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में उमर खान अली शेरज़ई साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साबिक सफ़ीर हैं, अफगानिस्तान में अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं, अफगान उमूर को बड़ी करीब से देखते हैं, जानते हैं, परखा है और समझा है। बहुत शुक्रिया उमर खान अली शेरज़ई साहब को। थैंक यू। हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, एनालिस्ट हैं और अफगान उमूर के माहिर हैं। हसन खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब हमारे साथ पेशावर स्टूडियो से मौजूद होंगे, दिफाई उमूर के माहिर हैं और हमेशा हमारे प्रोग्राम में आप शिरकत करते हैं, बहुत शुक्रिया। बल्कि ब्रिगेडियर साहब हमसे थोड़े से दूर हैं तो ब्रिगेडियर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर साहब ये फरमाइएगा, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिसे ज़ेरे बहस लाना है, लेकिन आज ज़रा पंच लाइन ये है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ सामने आ चुका है, अपनी खारिजा पॉलिसी और बिलखुसूस अपनी सरजमीन अफगानिस्तान के लिए इस्तेमाल ना होने का जो है वो कमिटमेंट जो है पाकिस्तान की पूरी दुनिया ने देख लिया। और अमेरिका को किसी किस्म के कोई फौजी अड्डे भी नहीं दिए जाएंगे और चीन के साथ यानी रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव और ये रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो आगे बढ़ेगी। क्या कहेंगे आप? जी ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रिगेडियर साहब तक मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। उमर खान अली शेरज़ई साहब, यही सवाल है, आपसे पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी, चीन के साथ इक्तिसादी राहदारी और उसके साथ साथ जो है अफगानिस्तान के हवाले से फौजी अड्डे न देने का पाकिस्तान का ये फैसला आलमी कितनी पजीराई है और दुनिया कितनी हैरान हुई है ये सब सुनकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आलमी पजीराई से ज़्यादा हमें अपने कौमी मफाद का ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ऐलान हुआ है ये बिल्कुल बरवक्त ऐलान है और ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन हमारी वज़ीर आज़म ने अभी ऐलान करके तो मुल्क और कौम को बहुत बड़े अलमिये से बचा दिया है। जिस तरह के पहले हमारे मुशर्रफ साहब ने अमेरिका का साथ दे के और उनको यहाँ से लैंड रूट के ज़रिए अफ़गानिस्तान पहुँचा दिया और उनको सारी असिस्टेंस प्रोवाइड की, जिसके बदले में पाकिस्तान को जितना नुकसान उठाना पड़ा और अभी तक पड़ रहा है, हम उसका खमियाजा अभी भी भुगत रहे हैं। तो ये ऐलान जो है ना एक क्लियर कट पैगाम है अमेरिका को कि अब हम आपका जंग मज़ीद नहीं लड़ सकते और ना हम आपको अपने अड्डे देंगे कि आप हमारे मुल्क की सरजमीन को अफ़गानिस्तान या किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकें। ये बहुत एक अच्छा और बरवक्त फ़ैसला है। और जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब के रीजनल कनेक्टिविटी का ताल्लुक़ है तो ये भी बहुत पहले होना चाहिए था। चीन हमारा एक ऐसा दोस्त मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया हुआ है। हम जितनी भी कोशिशें करेंगे हिंदुस्तान कभी हम
जो कि निहायत नफीस और एक बेदाग माजी के मालिक हैं, और उनके मुकाबले में जो उम्मीदवार है वो नाअहल हो चुका है। अब ये देखें कि हमारा बैरिस्टर सुल्तान साहब का लीडर इमरान खान है, जो कि सादिक और अमीन डिक्लेयर हुआ है। हमारी अदालतों से पूरी दुनिया उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी और उसका सच्चा पाकिस्तानी होने की गवाही देती है। और जो इधर हमारा मुखालिफ उम्मीदवार खड़ा है, उसका लीडर एक चोर है, जो कि चोरी करके, चोरी साबित होने के बाद, सजा होने के बाद मुल्क छोड़ के भागा हुआ है। अब बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि इस मुआवजे के बाद आप लोगों ने क्या फैसला करना है। मैं आपको यहाँ पे बताना जरूरी समझता हूँ कि जब हमारी यहाँ पे हुकूमत आई तो बावजूद इसके कि गिलगित बल्तिस्तान में और आजाद कश्मीर में यहाँ पे नून लीग की हुकूमत थी, जबकि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत थी, बलूचिस्तान में हमारी मखलूत हुकूमत थी। इन डाकू और चोरों ने मुल्क के खजाने का वो हाल किया कि हमारे पास खजाना खाली छोड़ के, बल्कि कर्जे में और कर्जे के सूद की किस्तों में पूरी अदा नहीं की, छोड़ के हुकूमत हमारे हवाले की। लेकिन आप देखें कि लीडर कौन होता है? जो कौम की सोचता है, इलेक्शन की नहीं सोचता, अपनी हुकूमत की नहीं सोचता। इमरान खान ने यह देखते हुए कि आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को हकूक नहीं मिले, अपनी हुकूमत वाले सूबे में बजट को कम किया, लेकिन जहां नून लीग की हुकूमत थी वहां पे बजट को बढ़ाया। ये होता है लीडर, ये होती है सोच, ये होती है एक लीडर की सोच। उसके बाद हमारी हुकूमत रही 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे हमने जो इकदाम किए उसमें एक इकदाम ये था कि हमने सेहत कार्ड दिया। उसके बाद वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तक़रीब से खिताब कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि नून लीग के दौर हुकूमत में आज़ाद कश्मीर के लोगों का हक़ छीना गया। हमने नून लीग की हुकूमत होने के बावजूद गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बजट बढ़ाया। उसके अलावा उनका ये कहना था कि हमारे जो उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर पर मीरपुर आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार की बात करते हुए कि हमारा उम्मीदवार बिल्कुल बेदाग माजी का मालिक है, क्योंकि इसका लीडर इमरान खान है और उन्होंने ही इन पर एतमाद का इजहार किया है। और जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं हमारे नून लीग के, उनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी, वो नाअहल हो चुके हैं, क्योंकि उनका लीडर एक चोर है और वो बिल्कुल जो है वो मुल्क से चोरी करके भागा हुआ है। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया। अमन कायम हो उसके लिए पाकिस्तान ने या रीजनल या और सुपर पावर्स ने किरदार अदा करना होगा, क्योंकि वहाँ पे हालात जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है और अफ़गानिस्तान से भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे हालात ख़राब होते जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि और जो हमारे नीबर्स है, स्पेशली खा वो हिंद हो खा वो ईरान हो, वहाँ भी क्योंकि क्रॉस रोड जब आप तब बन सकते हैं कि जब आपको एज ए जिस तरह हिस्टोरिकली पाकिस्तान जहाँ पे वाक़या है, ये एक रूट रहा है, ये ट्रेड रूट रहा है, ये प्रोडक्शन सेंटर नहीं रहा है। यहाँ पे एशिया, सेंट्रल एशिया, फिर यूरोप तक जो है इस रूट को इस्तेमाल किया गया है। तो अल्लाह करे कि इस खत्े में पाकिस्तान, इस खत्े में अफगानिस्तान, इस खत्े में हमारे साथ हिंद, सारे ममालिक जो है अगर सब इस पे एक पेज पे आ जाए कि अवाम के मसल, क्योंकि इस खत्े ये वाहिद खत्ता है कि मैं समझता हूँ वहाँ पे 1 बिलियन से ज़्यादा लोग जो है वो पावर्टी लाइन से नीचे हैं। ये एक बहुत बड़ी फिगर है। तो अगर ये रियलाइजेशन हो गई
कि बजाय इसके जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिसी में बड़ी मेजर शिफ्ट है ये इकोनॉमिक्स वाली। मनसब संभाला था उन्होंने पहले ही हिंदुस्तान को ऑफर मेरे ख्याल कि में हम हिंदुस्तान को गुर्बत भी पे बात करते हैं और जो खास तौर पर दोनों ममालिक का मुश्तरका मसला है गुर्बत, उस पे हम बात करते हैं, ना कि हम दीगर इश्यूज पे। बिल्कुल, इसी हवाले से ब्रिगेडियर साहब हम आपसे भी बात करना चाह रहे थे, शायद आपसे उस वक्त हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह हसन खान ने कहा हमें अपने नेबर्स के साथ अपने ताल्लुकात को जदीद खतूत पर उस्तवार करना है, अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करके ही कोई मुल्क तरक्की करता है। और अगर पाकिस्तान की हम जोग्राफियाई जो लोकेशन है, ये स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन है, अगर हम उसको भी देखें, पाकिस्तान मजीद क्या करे? हिंदुस्तान को बार बार ऑफर करता है कि आइए हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से हमने वाज़े तौर पे तालिबान को भी पैगाम दे दिया कि जी हम काबुल पर कब्जा करने वालों का साथ नहीं देंगे। और इसी तरीके से हमने अमेरिका को भी साफ कह दिया, ईरान के साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान ने तो गैर मामूली ऑफर्स किए, गैर मामूली फैसले किए हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को मजीद भी कुछ करना है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस रीजन में मुस्बत रोल अदा करता रहा है और आइंदा भी अदा करता रहेगा। अफ़गानिस्तान की में पहले अमेरिका 20 साल के करीब रहा है, लेकिन वहाँ के हालात वो चेंज नहीं कर सका है और ना उन्होंने मेरे ख्याल में कोशिश की है। अमेरिका एक ऐसा सुपर पावर है कि वो सिर्फ अपने पावर के ऊपर जो है वो करता है। अफ़गानिस्तान में हालात ऐसे हैं कि वहाँ सोच समझ के काम करना होगा और मेरे ख्याल में हमने ये बात अमेरिका को 20 साल पहले बताई थी कि अफ़गानिस्तान को समझने की ज़रूरत है और वहाँ पर ताकत की नहीं होशियारी की ज़्यादा ज़रूरत है। तो समहाउ वो नहीं कर सके और अभी वो जाने वाले हैं, तो काफ़ी सारे लोग जो है वो परेशान है कि क्या होगा। तो मेरे ख्याल में सबसे बुरा जो हो सकता है वो ये है कि वहाँ पर एक सिविल वार छिड़ जाए, जो मुख्तलिफ पावर्स हैं उसके अंदर, तालिबान उसमें शामिल है। सबसे बड़ी पावर जो है वो तालिबान है और दूसरी तरफ और भी मलेशियाज़ है, जैसे ताजिक मलेशिया है या उज़्बेक मलेशिया है और उनके अपने अपने पावर स्ट्रक्चर्स हैं। मेरे ख्याल में हम समझते हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि उनके अंदर लड़ाई ना हो। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ये होगा कि हम जो रीजनल अप्रोच है उसको एडॉप्ट करें। रूस को भी ये फ़िक्र है कि ये जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है उनको वो नियर अब्रॉड कहते हैं और उसको अपना बॉर्डर समझते हैं। इस तरह पाकिस्तान को भी जो अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हो तो उनके बुरे असरात पाकिस्तान में पड़ सकते हैं। इसी तरह ईरान का भी बॉर्डर है और ईरान को भी इस किस्म के ख़दशात है। तुर्की जो है बहुत अच्छा इस्लामी मुल्क है, ताकत भी है उनके पास, तो वो भी हमारे साथ शामिल हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अगर हम रीजनली रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की मिलके अफ़गानों को आपस में बिठाएं और उनको कहें कि वो अपना एक सियासी हल ढूंढें, वो सियासी हल जो है वो एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट पे हो सकता है। वो ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट में सबको नुमाइंदगी मिले और कुछ अरसे के लिए वो उसी ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट के तहत ही अफ़गानिस्तान के जो मसले हैं उनका हल ढूंढे। मेरे ख्याल में वो सबसे अच्छा हल है और पाकिस्तान इसके लिए कोशिश करता रहेगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आपने कहा, बड़ी अच्छी आपने बात की ब्रिगेडियर साहब के रीजन के जो ममालिक हैं वो मतलब आपस में मिलकर, और जिन ममालिक का जो कि फितरी तौर पर भी अगर हम देखें तो वो एक अलाइज के तौर पर भी सामने आए हैं। लेकिन एक और इशू है जिसको हम बार बार भावर करवा रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं, दस्तावेजात दे रहे हैं, डोजियर जमा करवा चुके हैं कि एक स्पॉइलर है अफगानिस्तान के अंदर जो अफगानिस्तान को इस्तेहकाम नहीं देना चाहता, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम की पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं चाहता और वो फरीकैन के दरमियान भी गलतफहमियां पैदा कर रहा है। तालिबान के साथ भी उसने कोशिश की, वहां पे भी अंगूर खट्टे थे। तो आप क्या कहेंगे कि जब तक कि स्पॉइलर अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और इसका किरदार है, तो ये जितने स्टेक होल्डर्स जिसका आपने भी जिक्र किया और रीजन को इन्वॉल्व करने का जिक्र किया, क्या कामयाबी हो पाएगी इसकी मौजूदगी में?
मेरे ख्याल में ये स्पाइलर जो है ये पीछे हो जाएंगे। अभी आपने देखा कि अमेरिका यहाँ पर था तो उसके प्रेजेंस में इंडिया जो है यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साइल को इस्तेमाल करता रहा है, अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत को इस्तेमाल करता रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, यानी उनके जो अपने अहदाफ है उनको हासिल करने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। अगर हम समझें कि अमेरिका चला जाएगा, अमेरिका जा रहा है अभी, और मेरे ख्याल में जाने के बाद जो उनके सपोर्ट के ऊपर कुछ एलिमेंट्स वहाँ पर काम कर रहे थे, मेरे ख्याल में ये कमज़ोर पड़ जाएंगे। और जब ये कमज़ोर पड़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग जिनका अफ़गानिस्तान में एक्चुअल स्टेक्स है और वो अफ़गानिस्तान में ही के ही रहने वाले हैं, उनको हम सीधा रास्ता दिखाएं और उनको बिठाएं और उनके दरमियान जो है सुलह की कुछ न कुछ तो चलता रहेगा। ये अमन में, जंग में जो है वो इस तरह बिल्कुल स्मूथली चीज़ नहीं होती, और नहीं इन इन किस्म के मसाइल के कोई आसान हल होते हैं। लेकिन अगर नीयत साफ़ हो, जैसे पाकिस्तान की नीयत साफ़ है, तो ये जो नेगेटिव एलिमेंट्स है, कुछ पैसे के बलबूते के ऊपर कुछ यानी अमेरिका फिर भी जो है वहाँ पर कुछ न कुछ पैसे देकर शैतानी करवा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतने ममालिक जो इस रीजन में है वो जब अपने मफादात देखते हैं तो वो समझते हैं कि अमेरिका का यहाँ पर कोई मफाद नहीं है। और मेरे ख्याल में अभी जो चीन के मफादात है यहाँ पाकिस्तान में, सी पैक बन गया है, उसको वो एक ट्रेड रूट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है। सही। अमेरिका जो है उसको रोकना चाहता है, ठीक है। और वो रोकना चाहता है मिलिट्री पावर के जरिए। ठीक है। तो ये दोनों अच्छा, इसमें एक ब्रिगेडियर साहब आपने जो एक विल का भी इशारा दिया है कि आखिर इनकी विल क्या है, नियत क्या है, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो ब्रेक से के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम एक बात यहाँ पे जरूर करेंगे कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक अमेरिका ने फौजी अड्डों की बात की, लेकिन कोई भी मुल्क तैयार नहीं है कि आज भी यूनिपोलर वर्ल्ड वाला वही तस्वुर है। क्या आज अमेरिका उसी तरह सुपर पावर है नॉर्थ कोरिया की स्टेटमेंट से लेकर, और अब जो उसके जो अज़ाइम है अमेरिका के, क्या आज भी वो यही समझता है? क्या आने वाले दिनों में भी यही यूनिपोलर वर्ल्ड वाला और वही ताकत का मंबा, वही एक स्पेसिफिक अमेरिका ही रहेगा, या अब हालात बदल गए हैं? इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अला अस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप, अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा ना हो। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ताकत के मंबे की बात कर रहे थे और यूनिपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे थे। आज अमेरिका कहाँ खड़ा है और आज चाइना एक न सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर और बल्कि एक रीजनल कनेक्टिविटी के साथ पूरी दुनिया के साथ जुड़ चुका है। इवन कि अफ्रीका तक और यूरोप की मंडियों में और अफ्रीकन मंडियों में और अमेरिकन मंडियों में भी चाइनीज़ मसनूआत जो है वो आपको दिखाई देंगी। क्या कहेंगे उमर खान अली शेरज़ई साहब अमेरिका के हवाले से कि आज भी अमेरिका का वही खौफ, वही दबदबा, वही सुपर पावर? मेरे ख्याल में अमेरिका की जो पोजीशन थी वो काफ़ी गिर गई है। अमेरिका की वो पोजीशन अब नहीं रही। अमेरिका ये अफ़गानिस्तान में और दूसरी जगहों में जो पंगे लेता रहा है उसकी वजह से अमेरिका तकरीबन इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और अफ़गानिस्तान से जो अपनी फ़ौजें निकाल रहा है उसकी भी बुनियादी वजह ये है कि अमेरिकन टैक्स पेयर जो है वो कह रहे हैं कि हमारे मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने 20 साल हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स उड़ा दी हैं अफ़गानिस्तान में, उसका हमें फ़ायदा किया हुआ। तो यकीनन अब वो मजबूर हो गए हैं, उनकी इकॉनमी डाउन जा रही है। ऑन दी अदर हैंड चाइना जो है वो न सिर्फ एक इकनॉमिक पावर है बल्कि एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर भी बन चुकी है। और मेरा ख्याल नहीं है कि अमेरिका कहीं भी ये कोशिश करेगा कि चाइना के साथ कहीं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ले ले। तो इस वजह से वो पोजीशन तो अब नहीं रही है। सारी दुनिया को भी पता है कि वो पोजीशन अब अमेरिका की नहीं रही। अभी वो जो सोलो पावर का कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म हो चुका है। अब दुनिया बाईपोलर वर्ल्ड बन गई है। इसके साथ जो है ना, अब चाइना, रशिया, इनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसी तरह चाइना ने ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ा दिए। अफ्रीका में उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इसी तरह हर जगह पे पाकिस्तान का सी पैक है। तो चाइना ने इकोनॉमिकली भी डोमिनेट किया हुआ है सारे रीजन को। ठीक है। तो ये जो अब जो हमारे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, मेरा बिल्कुल उससे इत्तेफाक है कि हमें ये जो रीजनल पावर्स हैं जो कि रियल स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान है, ईरान है और टर्की है और रशिया है, चाइना है, कि हम एक मीटिंग कर लें, इमरजेंसी मीटिंग कर लें और ये सारे अफ़गान जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठा के कबल इसके कि अमेरिकन वहाँ से निकल जाएं कि वहाँ पे एक इंटरिम किस्म की गवर्नमेंट बन जाए, वहाँ पे कुछ थोड़ी देर के लिए स्टेबिलिटी आ जाए और फिर वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं। तो जो भी गवर्नमेंट उस के नतीजे में आए तो उसको अफ़गानिस्तान का हुकूमत हवाली किया जाए। साहब आपकी बातों से तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो ज़्यादा चीखो पुकार हो रही है अफ़गानिस्तान के अंदर, ये जो बार बार जो है वो इल्ज़ामात भी पाकिस्तान पर लगा रहे हैं, उन्हें पता चल गया अगर फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो गए तो उनका तो कुछ नहीं बनेगा। ये यकीनी बात है, उनका बिल्कुल कुछ नहीं बनेगा। और बिल्कुल जो आपने जो स्पाइलर का वो किरदार अदा कर दिया, असल में एक्चुअल स्पाइलर का किरदार जो है ना ये हिंदुस्तान अदा कर रहा है और अमेरिका उसी को सपोर्ट करता रहा है अफ़गानिस्तान में। और इसी वजह से जैसे हमारे फ़ौजों पर अभी भी वो हमले कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के साहिल से, उनके हुक्मरान भी अमेरिका के ज़ेर नगीन हैं। तो इसी वजह से हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली
अमेरिका ने क्रिएट किए थे और वो डायरेक्ट अपने आप को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बल्कि इनडायरेक्टली हिंदुस्तान को हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। और एज अ रिज़ल्ट अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आ रहा है, वो लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि वो अभी भी स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक उनका बस चलेगा। ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ही अगर ये रीजनल पावर्स इकट्ठे हो के उनको एक दफ़ा फिर निगोशिएटिंग टेबल्स पर बिठा दें तो इससे अफ़गानिस्तान में अमन भी आ जाएगा और जो स्पॉयलर का किरदार अदा कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह मलियामेट हो जाएंगे। ठीक है। हसन खान साहब, एक बड़ी अहम बात अमेरिका के हवाले से ही बात कर रहे थे, सुपर पावर के हवाले से बात कर रहे थे। आखिर अफगानिस्तान की को लेकर अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है वो किस बात से परेशान है? G6 आपको याद होगा, G6 का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई और वो ममालिक इकट्ठे भी हुए जिन्होंने तय कर लिया कि अब उन्होंने चाइना का रास्ता रोकना है, चाइना के लिए हर्डल्स और मुश्किलात पैदा करनी है। स्पेसिफिक अफगानिस्तान जो है उससे क्या मसला है अमेरिका को कि अगर वहाँ से अमेरिका का इनखला होता है तो बीजिंग का जो है असर रसूख बढ़ने का खतरा है या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक इस रीजनल कनेक्टिविटी का जो है खतरा है अमेरिका को? अमेरिका को क्या खतरा है? देखिए डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान में जो खत्ते में हो रहा है हमें थोड़ा सा उसको एनालिटिकली डिस्कस करना होगा, जज्बात से या वो जो पुराने हमारे कुछ है कि ये हमारे मुसलमान भाई है या ये इन चीज़ों से निकल के कौमी मफाद को सामने रख के हमने देखना होगा। अमेरिका इस वक्त अफ़गानिस्तान की उसकी जो पॉलिसी है उसमें काफ़ी शिफ्ट आई है। तालिबान जो है वो अब अमेरिका के मुखालिफ नहीं रहे, ना अमेरिका के दुश्मन रहे और मेरे ख्याल में फ्यूचर में तालिबान जो है अभी अमेरिका ये हम इधर से जो है पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं अमेरिका को शिकस्त हो गई, प्लाने को शिकस्त हो गई, प्लाने को जीत हो गई। मेरे ख्याल में ये इतना जो है ब्लैक एंड वाइट में हमें नहीं पढ़ना चाहिए, स्पेशली इस इशू में। अफ़गानिस्तान में जो शिफ्ट आया है वो ये है कि जब से तालिबान और अमेरिका और इसके बाद जब अमेरिका ने नया वो महाज खोलना अभी वो खोल रहे हैं बीजिंग के साथ या चाइना के साथ, तो अगर चाइना को सैंडविच करना है, क्योंकि असल जो लड़ाई चल रही है चाइना के साथ वो तो डेफिनेटली साउथ चाइना या पैसिफिक में चल रही है, लेकिन सिंकियांग का इशू जो है वो इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान में हम बीजिंग के साथ हैं और बीजिंग के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। इसी तरह इस वक्त अफगानिस्तान में भी जो हो रहा है तो मैं समझता हूं वो भी वेस्टर्न मीडिया या अमेरिका जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करे। देखिए अफगानिस्तान में तकरीबन 460 या 480 डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें जिन डिस्ट्रिक्ट्स को तालिबान कंट्रोल कर रहे हैं, पहले तो हमें बताया जाता रहा कि तालिबान 70% इलाके पे वो काबिज है। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा हमें क्लियर होना चाहिए, अगर 70% हिस्से पे वो काबिज थे, से ज्यादा थे, वही मैं कह रहा हूं अगर 70% पे थे तो चाहिए तो ये था कि 460 डिस्ट्रिक्ट में पहले से 300-400 डिस्ट्रिक्ट इनके कंट्रोल में होते, लेकिन अभी इनके कंट्रोल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 50, वो भी कभी 2 दिन के लिए, कभी 3 दिन के लिए। तो अभी वो जो मैं पॉइंट रेस करना चाह रहा हूं वो ये है कि अमेरिका इस वक्त एक तो तालिबान की इमेज बिल्डिंग भी कर रहा है, उनको अच्छे प्रेजेंट भी कर रहा है, क्योंकि मुस्तकबिल में हो सकता है, मैं समझता हूं कि अमेरिका ये देख रहा है कि अफगानिस्तान में उनके लिए बेहतर जो होगा वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगा, बल्कि तालिबान स्टाइल की एक लूज अरेंजमेंट जो कि सिमाई डिक्टेटरशिप। खान साहब एक मिनट, यहाँ मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा कि तालिबान के हवाले से आपको भी याद होगा कि कतर के जितने राउंड्स भी चले उस पर जो मौकिफ रहा है, और आपको भी पता होगा कि एंड तक सीज फायर तक अमेरिका की वो, हालांकि अमेरिका कोशिश करता रहा, जुल्म खलीजाद प्रेशर डालते रहे कि किसी तरह सीज फायर का मुआहदा हो, लेकिन तालिबान के जो तर्जुमान ने उन्होंने कह दिया कि जी अगर आप हमें अड्डे बनाने की इजाजत देते हैं तो हम भी आपको इजाजत दे देंगे। लेकिन ये जो आपने बात की ये थोड़ी सी मतलब ऐसे लग रही है कि तालिबान जो है वो अमेरिका के साथ अंडरस्टैंडिंग, और अमेरिका चाहेगा कि तालिबान जैसी हुकूमत अफगानिस्तान में, ये समझ में नहीं आएगा। लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज, इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा हमें कैलकुलेटेड जाना होगा कि इस वक्त देखिए अमेरिका और तालिबान की जो मुआहिदा है तकरीबन साल 1.5 साल उसका हो गया है। ड्यूरिंग दिस टाइम तालिबान ने अमेरिकियों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, एक अमेरिकी पे कोई एक फायर नहीं हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो रीजन के जो हालात है, देखिए अमेरिका इधर आया था, सुपर पावर थी उस वक्त सोवियत यूनियन को शिकस्त, हम तो कह रहे हैं अमेरिका 20 साल से, अमेरिका 40 साल से उधर ही है, क्योंकि सोवियत यूनियन हमने तो एक वो जो कहते हैं प्ले बॉय का 12वें खिलाड़ी का रोल पाकिस्तान का रहा है और पाकिस्तान को के रोल को एग्जेजरेट भी किया गया है।
अभी एक और सुपर पावर इस रीजन में अमेरिका के लिए खतरा है और अमेरिका नहीं चाहेगा, और वो चाइना है। अभी आज आपने जो चाइनी प्रेसिडेंट है उसका स्टेटमेंट आपने शुरू में आपने जिक्र भी किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो इजलास था उसमें उसने क्लियर कट जो गाइडलाइन दिए, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिए, कि अमेरिका अब चाह रहा है कि सिंकियांग को अगर डिस्टेबलाइज करना है, वहां पे अगर एक्सट्रीमिस्ट को प्रोजेक्ट करना है, प्रोमोट करना है, तो उसके लिए अफगानिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं होगा, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने लाइन ड्रा कर दिया है कि चाइना के साथ पाकिस्तान हर सूरत में चाइना के साथ होगा और कोई प्रेशर नहीं लेगा। अभी देखिए पाकिस्तान को भी तो सबक सिखाना होगा। उसके लिए मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान में एक्सक्लूसिव तालिबान की हुकूमत जो होगी वो अमेरिका के मफाद में होगी। हम इधर ये समझते हैं कि शायद, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक रीत है, एक रिवाज सा है कि हम कहते हैं जी ये मुसलमान है, ये कलमा पढ़ने वाला है। देखिए भाई, लोग अपने मफाद को देखते हैं, ये बाद वाली ये जो आपने जिस चीज का जिक्र किया था, इस पर एक आर्टिकल मैंने बल्कि पढ़ा भी, और खुद आपको पता है अफगानिस्तान के हवाले से हम बड़े करीब रहते हैं, अफगानिस्तान की बहुत सारे उमूर को हमने भी बड़े करीब से देखा है। आपको याद होगा ये जो दोहा के राउंड्स चले थे, कतर में जो मुआहिदा हुआ था, आपको पता है तालिबान भी बहुत कमिटेड है। वहां पर उन्होंने कहा था, और अमेरिकन फोर्सेस ने भी कहा था कि हम तालिबान पर हमला नहीं करेंगे। तालिबान ने जवाब में हमला नहीं किया, लेकिन अशरफ गनी ने जो है वो कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया था। तालिबान कैदियों से वहां पर थोड़ा सी चक्कलिश बढ़ी थी और उन्होंने कहा फोर्सेस पर हमले करते रहेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए परसों अमेरिका का जो जनरल है, जनरल स्कॉट मिलर, जो कि इंटरनेशनल फोर्सेस के हेड भी है अफगानिस्तान में, उसका बयान आया। आपने कहा ना कि मैं कहता हूं अमेरिका ने कितना चेंज किया है। उसका बयान ये था कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान पे बजोर शमशीर कब्जा किया तो ये लोगों के मफाद में नहीं होगा। देखिए अमेरिका का पहले बयान ये था कि वी विल नेवर लेट तालिबान टेक ओवर अफगानिस्तान। नंबर वन, हम तालिबान को कभी भी 20 साल में जो अफगान सोसाइटी ने गेन्स किए हैं, हम तालिबान, लेकिन उसमें हसन खान साहब, क्योंकि मैंने ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाने, जो आपने बात की इसमें एक पहलू और भी है। जब विड्रॉल होता है और जब इनखला होता है तो फूंक फूंक के कदम रखते हैं, और अमेरिका को फूंक फूंक के कदम भी रखना है। इसी हवाले से वो तालिबान के लिए सख्त मौकिफ नहीं रखते। ब्रिगेडियर साहब, हसन खान की आपने गुफ्तगू की, मैं कुछ सवाल नहीं करना चाहूंगा, हसन खान साहब का जो मौकिफ है आपने वो सुना भी होगा, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? मैं समझता हूँ कि ये बड़े इश्यूज हैं, ये छोटे इश्यूज नहीं है, अफगानिस्तान तक महदूद नहीं है। अभी तक जो वर्ल्ड वार 2 के बाद जो जितनी भी बनी है चीज़ें, चाहे वो हेग है, जनेवा कन्वेंशंस है, अक़वाम मुत्तहिदा है, उनके रूल्स वगैरह है, इसमें ये है कि जंगों को रोकना है। जंगों को रोकने के लिए साथ ही ये कहा गया है कि इंटरनेशनल रूट्स होंगे, इंटरनेशनल सी लेन्स होंगे, और उनके साथ छेड़ा नहीं जाएगा और तिजारत जो है वो होती रहेगी। तो एक तरीके से जो चाइना कर रहा है वो कमर्शियल चीज़ें कर रहा है, और अमेरिका जो है वो अपने जहाज़ों के साथ चारों तरफ फिर रहा है। क्या वो दुनिया की तिजारत को बंद करना चाहता है? तो बेसिकली वो गलत है। उनको कहीं बैठ के सोचना होगा कि क्या आप कोई और रूल्स बनाएंगे जंग के लिए, या जो मौजूदा रूल्स है उसके मुताबिक तो आप इंटरनेशनल सी रूट्स जो है उनको आप ये तमाम कवानीन जो है इंटरनेशनल कोर्ट्स के पास पड़े हुए हैं कि आप उसको नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में जो अमेरिका बेसिकली चीन के साथ दुश्मनी करना चाहता है वो इस स्टेज पे कि चूँकि चीन जो है वो तरक्की कर रहा है, ये तो कोई वजह नहीं होती जंग के लिए। आप भी अगर अमेरिका और चीन मिल जाए तो इस दुनिया के लिए बहुत बेहतर कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया को बनाया है, पिच किया है कि आपको चाइना के ख़िलाफ़ आप हमारे साथ खड़े हो जाए। मेरे ख्याल में किसी टाइम फ्रेम में इंडिया को सोचना होगा कि दो बड़े ममालिक हैं, एक चीन है, एक बिलियन से ज़्यादा आबादी है, एक इंडिया है, बिलियन से ज़्यादा आबादी है, वो आपस में तिजारत करें तो उनको फायदा होगा बनिस्बत इसके कि वो। ब्रिगेडियर साहब, ये तो एक आपने एक पहलू पर बात की ना जिसपे हसन खान साहब बात कर रहे थे कि इस वक्त अमेरिका के मफाद में है कि तालिबान काबिज हो जाएं। मेरे ख्याल में ये मफरूज़े है, मैं तो इस तरह की चीज़ों पे नहीं जाता,
मगर मैं समझता हूँ कि तालिबान जो है वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, अभी वो पुराने तालिबान नहीं हैं, और वो जो रीज़नेबल चीज़ होती है उसको वो सुनते हैं, और उनको जो भी पाकिस्तान मशवरा दे सकता है वो मशवरा पाकिस्तान देता है। तालिबान जो है पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, न हर एक बात वो पाकिस्तान की सुनते हैं, वो खुद एक एंटिटी है और मेरे ख्याल में वो अपने फैसले अच्छी तरह कर सकते हैं। पाकिस्तान का उनको मशवरा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जंग ना हो, उनको ये मशवरा है कि वो काबुल के ऊपर ताकत के ज़रिए हमला ना करें, ताकत के ज़रिए कब्ज़ा ना करें, और दूसरा आपस में बैठकर ये जो दूसरे लोग भी हैं नॉर्दर्न अलायंस के, चाहे ताजिक मलेशिया है या उज़्बेक मलेशिया है या और वॉरलॉर्ड्स हैं, उनको बिठा के कोई मसले का हल ढूंढे, एक सियासी हल इसको कहते हैं, कि देखो आप के लिए ये बेहतर है और अफ़गानिस्तान में जंग ना हो तो वो अच्छी बात है। मेरे ख्याल में उस सिलसिले में अमेरिका जो है वो इसको ऐसे कर रहा है जैसे वो रूस के ख़िलाफ़ उसने बनाया था। रूस जो है अपनी आइडियोलॉजी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था और ममालिक में, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और ममालिक में। चीन ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है। चीन हमारे साथ उसकी दोस्ती है, यहाँ आए हैं, कभी उसने बात नहीं की कि आपकी कैसे हुकूमत है, वो आपकी यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उनका इन चीज़ों से कोई काम नहीं है। ठीक है, बाकी दुनिया के मालिक के अंदर भी जाते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैंने अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट की तरफ भी बढ़ना है, ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब। मैं समझता हूँ कि अभी ये एक उमूमी तासुर जो है पूरी दुनिया में है कि अमेरिका ने कुछ हासिल नहीं किया, और अमेरिकन जो हैं वो ये कहते हैं कि जी अभी हम मजीद जो है मुतामिल नहीं हो सकते कि हम स्पेंड करें अपना टाइम भी, पैसा भी, हमने पहले ही बहुत कुछ लुटा दिया है अफगानिस्तान के अंदर। तो परसेप्शन ये है कि अमेरिका नाकाम हुआ है और कुछ उसे अफगानिस्तान में हासिल नहीं हुआ। क्या ये सच है कि उसको कुछ हासिल नहीं हुआ? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अमेरिकन जो है वो फेडअप है। जो प्रेजेंट अमेरिकन पॉलिसीज़ है ये उनकी मिलिट्री इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज़ जो है वो दुनिया में नहीं चलेगी, और मेरे ख्याल में वो अफ़गानिस्तान में आए 20 साल उनने $1 ट्रिलियन जो है वो ख़र्च किए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और उनको इसलिए मजबूर हुए कि बग़ैर किसी सुलह के, बग़ैर किसी और अरेंजमेंट्स के वो यहाँ से चल पड़े हैं। सही। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका के लिए सबक है, और मेरे ख्याल में उनको ये ख़त्म करना चाहिए, और इस रीजन में वो अभी भी इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उनके माइंड में बैक पे चाइना सवार है। ये क्वाड जो उन्होंने बनाया है 4 ममालिक का, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान और अमेरिका, ये कहते हैं कि वो इसकी चाइना की एक्सपेंशन रोक देंगे। चाइना एक्सपेंड कर ही नहीं रहा है। चाइना तो मिलिटरीली कहीं गया नहीं है, ना उसने अपनी फोर्सेस कहीं भेजी है, ना कहीं डिमॉन्स्ट्रेट की है। उन फोर्सेस वो ज़रूर बना रहे हैं अपने डिफेंस के लिए, और शायद अमेरिका को सरप्राइज़ होगी कि चाइना जो है वो बड़ा मजबूत है मिलिटरीली। लेकिन बेसिकली जिस चीज़ के अंदर वो दुनिया में प्रोग्रेस कर रहे हैं वो इकॉनमी है, और यही इकनॉमिक पावर जो है वो उसके साथ जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अमेरिका को भी अपनी पॉलिसी के ऊपर नज़रसानी करनी होगी। ठीक है। अच्छा उमर खान अली शेरज़ई साहब, अफगानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली स्पाइलर का जिक्र, जिसका आप भी बार बार जिक्र कर रहे हैं, भारतीय वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान मुखालिफ एक बयान था जिसके दफ्तर ख़ारजा ने भी उस पर गैर जिम्मेदाराना उसको करार दिया। फिर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन माजी में एक रविश रही है, एक कल्चर है हिंदुस्तान का कि वो इलेक्शन यूं ही करीब होते हैं या तो वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं, या वो अपनी बौखलाहट में आके ये सब कुछ करते हैं, या अब किसी की ईमा पर या किसी की शय पे किया जा रहा है। पुलवामा जैसा एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और फिर ये ड्रोन, ये क्या आपको लग रहा है कि ये आखिर शेरज़ई साहब ये है क्या, मामला क्या है? हिंदुस्तान का अगला टारगेट क्या करना क्या चाह रहा है? पाकिस्तान ने तो दो टोक जवाब दे दिया उसे।
असल में हिंदुस्तान को जो है सी पैक हज़म नहीं हो रहा, और उनको पता है कि ये सी पैक से जो है ना पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत तरक्की करेगा। तो इसी वजह से मुझे ये मालूम नहीं है कि आया अमेरिका इस मामले में कितना हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनकी अपनी वो ये है कि उनको ये ख़तरा है कि ये सी पैक की वजह से पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कुव्वत बनेगा। इसलिए कि पाकिस्तान को अल्लाह ने जो जियोग्राफिकल पोजीशन अता की हुई है उसको अगर हम सही इस्तेमाल करेंगे तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी कुव्वत बन सकती है। तो इस वजह से वो हिंदुस्तान को हज़म नहीं हो रहा। और लेकिन मेरा अपना वो ये है कि जो अमेरिका का इस वक्त सदर है वो इंतहाई समझदार आदमी है, बहुत मंजा हुआ सियासतदान है, और वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि अफ़गानिस्तान में उनका मज़ीद रहना अमेरिका के मफाद में नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने विड्रॉल का ऐलान किया, यहाँ तक कि उनके जो बगराम में जो असले वगैरह थे वो हवाले कर दिए उन्होंने। बेगराम का और कंदहार का जो एयरफील्ड था वो भी कहते हैं कि अफगान अच्छा, फोर्सेस के लेकिन हवाले। उधर उनके जो भी सोफिस्टिकेटेड आर्म्स थे वो जो नहीं ले जा सकते थे उनको उन्होंने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया। वजह इसके उनके ऊपर जितना कॉस्ट आ रहा था तो उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने खुद। तो अब बाइडन की जो पॉलिसी है वो ये है कि इकनॉमिकली अमेरिका को मजबूत किया जाए। तो जो स्पाइलर का किरदार इंडिया अदा कर रहा है वो करता जाएगा, इसलिए कि ये हिंदुस्तान के मफाद में ही नहीं है कि पाकिस्तान एक मजबूत कुव्वत बन जाए, एक माशी तौर पे एक मजबूत मुल्क बन जाए। तो इस वजह से वो हमें हर वक्त उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है। जहाँ तक तालिबान का ताल्लुक है कि अमेरिका यकीनन तालिबान अब वो तालिबान नहीं रहे जो किसी वक्त पहले थे, जो कि औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जो कि पर्दे के पाबंद थे। और लेकिन अब तो हालात बदल गए हैं। अब तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के जितने दड़े हैं, जितने ग्रुप्स हैं, सब के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया हुआ है, उनके साथ बैठते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर अमेरिका चला जाए और ये हमारी जो रीजनल कंट्रीज़ हैं ये बैठ के अफ़गानियों को इकट्ठे बिठा के एक इंटरिम सेटअप बन जाए और उसके बाद एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो ये सारे मसाइल खुद ब खुद बहुत अच्छी आपने बात की और ब्रिगेडियर साहब ने भी यही बात की और हसन खान साहब आप भी इस बात को इंडोर्स ज़रूर करेंगे कि रीजनल अप्रोच होनी चाहिए, ना कि डोमेस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, ताकि मसाइल जो है अब एक ब्रॉडर पिक्चर है और अब मामला जो है वो उसको तवीलुल मुद्दती बुनियादों पर जो है उसको हल करना है, ना कि शॉर्ट टर्म, क्योंकि फिर बाद में एक अशरा भी नहीं गुजरता और फिर मामला ख़राब हो जाते हैं। देखें, ये डेफिनेटली ये तो आइडियल है कि रीजनल अप्रोच, और पहले से मेरे ख्याल में जब SCO ने पहली दफ़ा आज से कुछ चंद साल पहले कोशिश की थी कि अफ़गानिस्तान के मसले को, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग हुई थी उसके बाद ये एक इनिशिएटिव लिया गया था कि रीजनली इसको जो है रिजॉल्व करे, और रशिया इसमें बड़ी पेश थी। लेकिन फिर अमेरिका इंटर हुआ और अमेरिका ने तालिबान के साथ जो है अपनी जो ऑफिस खोल दिए और दुकान खोल दिए, वो कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हुए, तो थोड़ा सा वो रीजनल इनिशिएटिव जो था वो मान पड़ गया। और इस वक्त अगर आप देखें रीजनल इनिशिएटिव मेरे ख्याल में अच्छी बात है, लेकिन पार्टीज़ जो है वो कंट्रोल में, अगर देखें डॉक्टर गनी साहब या डॉक्टर अब्दुल्ला साहब, उनकी जो हुकूमत है, दूसरी साइड पे तालिबान है, वो दोनों ये समझते हैं, एक तो अनफॉर्चुनेटली तालिबान के जहन में ये बात आ गई है कि दे हैव डिफीटेड द वर्ल्ड सुपर पावर, क्योंकि अमेरिका ने ये गलती की, या कसदन। मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका डेफिनेटली उसको कैरेक्टर फ्रॉम गॉथिक नावल से अपग्रेड करना चाह रहे थे, तो उनको ये इंप्रेशन भी दिया गया कि दे आर फाइन बॉयज, डिप्लोमेटिकली भी अच्छे हैं, मैदानी जंग में भी अच्छे हैं। तो मैं समझता हूँ वो तब हो सकता है जब वहाँ पे तालिबान की तरफ से और डॉक्टर गनी साहब की तरफ से थोड़ा सा लचक हो। सही। पहले बात तो यह है कि तालिबान कोई लचक दिखाई नहीं रहे हैं, वो तो कहते हैं हमने सुपर पावर को शिकस्त दी है तो ये हमारे लिए काबिल किया है, और ये मेरे ख्याल में उनकी बड़ी गलती होगी, क्योंकि 94, 93 में अगर तालिबान, 95 में अगर तालिबान आए थे, उस वक्त देखे काबुल में डॉक्टर बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब की हुकूमत थी, एक साइड पे प्राइम मिनिस्टर के फोर्सेस थे, एक साइड पे डिफेंस मिनिस्टर के फोर्स थे, हिकमत यार साहब और महसूद साहब जो है, अहमद शाह महसूद साहब, वो लड़ रहे थे, वो डिफरेंट सिनारियो था। इस वक्त अफगानिस्तान एक मुख्तलिफ अफगानिस्तान है, फोर्सेस है, इंटरनेशनल सपोर्ट होगी डेफिनेटली। अगर अमेरिका की एक साइड पे होगी
तो हिंदुस्तान, रशिया, तुर्की, चाइना, सही। इनकी दूसरी साइड हसन पे खान भी साहब, थोड़ा सा अफगानों को भी मेरे ख्याल में सही। इसमें लचक दिखाना बहुत पड़ेगा। शुक्रिया हसन खान साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब और उमर खान अली शेरजई साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।